हेलो दोस्तों, आप सबों का झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबों के लिए फिर से जो हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शास्त्र है उससे संबंधित आप सबों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के लाए हैं। तो आइए हम सबसे पहले आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा जेटेट और साथ ही साथ हमारा जो सीटेट होने वाला है। आपको जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, आपको दोनों में आपका इसी वीडियो से काम आएगा। तो जो सीटेट है, वैसे छात्र एवं छात्राएं जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बाल विकास का प्रश्न है, उनके लिए भी उपयोगी है। और साथ ही साथ जो अभी जेटेट एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी ये प्रश्न अति अनिवार्य है। तो दोनों ही स्टूडेंट्स या फिर दोनों ही जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं हैं? बालक का जो सामाजिक भावना का विकास होता है उसका क्या है? जन्मजात होता है। सामाजिक विकास उसका जन्मजात होता है। इस कथन से आप सहमत हैं या नहीं हैं? इसका जो ऑप्शन है देखते हैं। तो ऑप्शन ए है पूर्णतः सहमत हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बालक का जो सामाजिक विकास है वो जन्मजात ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे भी बालक होते हैं जो जिनका जो सामाजिक जिनका जो पारिवारिक स्थिति है, जो पारिवारिक जो ढांचा है, वो उनके पेरेंट्स मान लिया जाए उतने पढ़ने लिखने में वो उतना अव्वल नहीं रहे होंगे, लेकिन जो बच्चा है वो अपना मेहनत के बलबूते वो अपने लाइफ में एक ऊंची वो ऊंची सक्सेस को, वो एक ऊंची मुकाम तक पहुंचता है। तो वो उसका उसका वंश या फिर वो समाज के कारण नहीं, बल्कि वो खुद के मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचता है। तो सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। वो जन्म से ही उसको ये चीज नहीं मिला हुआ, बल्कि वो खुद से उस चीज को किया है। तो ये पूर्णतः उसे सहमत बिल्कुल नहीं हो सकता है। संभवतः सहमत हैं, ये भी नहीं हो सकता है। कुछ सीमा तक सहमत हैं, असहमत हैं। तो ये जो बच्चा मान लीजिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर का बेटा टीचर बनेगा, ये भी नहीं है। टीचर का बेटा वो अपना रुचि के अनुसार कुछ और भी ऑक्यूपेशन या पेशा वो या फिर वो जो बनना चाहता है वो बन सकता है। जरूरी नहीं है कि टीचर का बेटा टीचर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। ये है कि वो जो बालक है उसका इच्छा क्या है, उसका बनने का क्या इच्छा है, वो अपना इंटरेस्ट, अपना रुचि के अनुसार वो अपना ऑक्यूपेशन को तय करेगा। इसलिए ये बिल्कुल असहमत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी बालक की शैक्षिक प्रगति दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रही है, इसका निम्न में से प्रमुख कारण होगा। यदि कोई बालक पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है, प्रगति है, उसका जो विकास होना चाहिए, उसमें जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो दिन प्रतिदिन गिरते ही जा रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है वह धन कमाने लगा है। ये तो बिल्कुल गलत है। वह गलत संगत में पड़ गया, में भी हो सकता है। कोई भी बालक वो पढ़ने में तेज है, लेकिन एक ऐसा वक्त आ जाता है जिसमें बच्चा गलत संगति में पढ़ने की वजह से, गलत संगति के साथ वो रहने के कारण उसका जो उसमें जो क्वालिटी था, जो पढ़ने लिखने का उसमें गुण था, वो धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगता है। वो बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं लगाने लगता है और उसका जो विकास है वो क्या हो जाता है? वो गलत दिशा में चलने लगता है। उसका सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो गिरावट होने लगता है। उसका जो मान लीजिए वो पढ़ने में बहुत ही अव्वल था, बहुत ही तेज तरार का था, लेकिन गलत संगति के पढ़ने के कारण वो क्या होने लगा? अब उसका पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पा रहा है। तो ये
कुछ हद तक हो सकता है। आगे ऑप्शन पहले देखते हैं, इसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन है अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं ऐसे तो बात नहीं है। बालक को पढ़ने में रुचि नहीं है, ये भी नहीं है। तो बालक यहाँ पर क्या है, शैक्षिक प्रति जो उसका प्रगति है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, गिर रहा है। उसका वजह यही है कि बालक गलत संगत में पड़ गया, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उसका जो प्रतिदिन का डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, वो गिरते जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। वर्तमान में नारी शिक्षा के संदर्भ में आपका क्या मानना है। वर्तमान अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो प्रेजेंट कंडीशन है, इसमें जो नारी शिक्षा है, वुमेन एजुकेशन में आपका क्या विचार है, आपका क्या मानना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह पर्याप्त तथा उपयोगी है। बी में है यह अपर्याप्त एवं असंबंधित है। सी ऑप्शन है यह अभी और थोड़ा विकास चाहती है। डी ऑप्शन है इस पर व्यय नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो सही और एक करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो है यह अपर्याप्त एवं असंबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। एक मान लीजिए साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है और उसमें आपको योगदान दिया जाए तो आप वहां पर किस प्रकार का अपना योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। नौकरी करके, बी में है स्वयं को साक्षर करके, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन हमारा है साक्षरता का महत्व बताकर, और डी ऑप्शन है 2 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके। तो आप कैसे अपना वहां साक्षरता में योगदान दे सकते हैं, तो कैसे अपना साक्षरता दे सकते हैं, 1 2 3 या फिर उससे भी अधिक व्यक्ति को उन्हें साक्षर करके, उन्हें ज्ञान दे करके, शिक्षा दे करके। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं। ए में है समृद्ध परिवेश और ऊंची पहुंच, बी में है व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण, सी ऑप्शन है स्वस्थ शरीर और खानदानी संपन्नता, और डी ऑप्शन है उपयुक्त शिक्षा और आर्थिक संपन्नता। तो एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या आवश्यक है, एक अच्छा टीचर बनने के लिए या फिर एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए किन चीजों का होना आवश्यक है। तो समृद्ध परिवेश और ऊंची पहुंच। समृद्ध परिवेश तो जरूरत है, लेकिन ऊंची पहुंच का होना और ना होना इसका कोई लेना देना नहीं है अच्छा अध्यापक होने से। स्वस्थ शरीर और खानदानी संपन्नता, स्वस्थ शरीर तो होना चाहिए, लेकिन खानदानी संपन्नता जरूरी नहीं है कि आपके पास सारा धन दौलत हो, आपके पास सभी प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध हो तभी आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, यह बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। सी में उपयुक्त शिक्षा और आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता, एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला एक व्यक्ति भी एक अच्छा टीचर बन सकता है, उसके अंदर जब व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण, जब वो खुद से उस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या करेगा, व्यक्तिगत प्रयास करेगा, सेल्फ क्या करेगा, वो अपना एफर्ट करेगा, साथ ही साथ उसको उपयुक्त जो चीज एक अच्छा शिक्षक बनने में उनको प्रशिक्षण का जरूरत है, अगर वो चीज उनको मिल जाए तो वो एक अच्छा शिक्षक या फिर एक अच्छा टीचर बन सकता है। इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त होगा। कक्षा में जो बालक धीमी, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको सीखने के लिए क्या आवश्यक होगा, क्या उनको नीड होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर
ए में है अध्यापक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाएं। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन वो भी पूरा करेक्ट नहीं है। ज्यादा समय उनको देने से धीमी गति से लर्न करने, क्या वो ज्यादा सीख जाएंगे? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बी में है ऐसे छात्रों को अलग कक्षाएं चलाई जाएं। ये कुछ, लेकिन ये भी पूरी तरीके से ये काम नहीं करेगा। सी ऑप्शन है उन्हें कम गृह कार्य दिया जाए। कम गृह कार्य दिया जाएगा तो क्या वो अच्छा से सीख सकते हैं? ये भी बिल्कुल सही नहीं है। डी ऑप्शन है पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया जाए। वैसे छात्र एवं छात्राएं या फिर वैसे बालक जो पढ़ने में बहुत ही धीमी गति से वो लर्निंग करते हैं, बहुत ही धीमी गति में वो सीखते हैं, मतलब वो कोई भी चीज को जल्दी से कैच नहीं कर पाते हैं, मीन्स स्लो लर्नर। इसको क्या बोलेंगे? स्लो लर्नर। तो स्लो लर्नर जो बालक हैं या फिर स्लो लर्नर जो स्टूडेंट्स हैं, उसको क्या देना अनिवार्य है? तो उनको क्या करना चाहिए? उन्हें पुरस्कार, जब वो अच्छा नहीं भी प्रदर्शन कर रहा है तो उनको क्या, उनको सांत्वना देना चाहिए, उसको शाबाशी देना चाहिए कि बेटा आप अच्छा कर रहे हो, आप इस क्षेत्र में और थोड़ा एफर्ट लगाइए, आप थोड़ा और कोशिश कीजिए, और कोशिश करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो उनको क्या करना है? उसका उत्साह को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको कुछ पुरस्कार दे करके भी उनका मनोबल को ऊंचा किया जा सकता है, जिससे बच्चा में आत्मविश्वास क्या होगा? वो बढ़ेगा, उसके अंदर आत्मविश्वास जागेगा और वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इस प्रकार से जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रायः विद्यालय में विलंब से आता है, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? एक बालक है या फिर एक विद्यार्थी है जो आपकी कक्षा में, आप एक मान लिया जाए एक टीचर हैं, और एक टीचर होने के नाते अगर कोई बालक आपकी कक्षा में लेट से प्रवेश करता है, लेट से विद्यालय आता है, तो आप उस बालक के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उसे दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे या करेंगी। तो दंड देना ये बिल्कुल भी उसका क्या निवारण नहीं है। दंड देने से बच्चा कभी कभी क्या हो जाएगा? वो दंड देते हैं तो बच्चा, मान लिया जाए आप उसको बार बार बच्चा लेट आ रहा है और आप उसको हर बार दंड देते हैं, तो बच्चा में भी वो क्या हो जाएगा? डर जाएगा और स्कूल आना वो छोड़ भी सकता है। तो ये उसका उपाय नहीं है। बी ऑप्शन है उसके अभिभावकों को उसकी जानकारी देंगे। जानकारी देना ये जरूरी है, लेकिन इससे बच्चा का क्या वो समय से आ जाएगा? इसका ये सॉल्यूशन है? नहीं है। सी है विलंब से आने का कारण जानकर उसके निराकरण का प्रयास करेंगे या फिर करेंगे। और डी ऑप्शन है प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। शिकायत वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये भी उतना उपयुक्त नहीं है। तो विलंब से जो छात्र आते हैं, तो सबसे पहले विलंब से आने का जो कारण है, उसका कारण क्या है? देरी से कोई भी छात्र या फिर कोई भी स्टूडेंट्स अगर देरी से विद्यालय पहुंच रहा है, देरी से स्कूल पहुंच रहा है, तो सबसे पहले एक टीचर को या फिर एक प्रिंसिपल को उसको कारण जानने का जरूरत है कि आखिर बच्चा प्रतिदिन वो लेट से स्कूल क्यों आ रहा है। तो अगर उसको हम बिना जाने, कारण को बिना जाने अगर बच्चा को पनिशमेंट देते हैं, बच्चा को दंड देते हैं, तो बच्चा डर जाएगा, बच्चा में भी वो स्कूल आना छोड़ भी सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल ही उसका हल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? बच्चा का लेट से आने का कारण जानना होगा, और उस कारण को पता करके वो लेट आने का कारण क्या है उसको पता करना और उसका निवारण भी करना होगा। मीन्स उससे किस प्रकार से बच्चा समय पर आए, उसका उपाय भी बच्चा को बताना होगा। तो ये हमारा सही इसका सॉल्यूशन है। तो उसके अनुसार जो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है?
उत्तम शिक्षा की शैली है, उत्तम शिक्षा की शैली है, तो उत्तम शिक्षा की कौन सी शैली है? ऑप्शन नंबर ए है क्या, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। बी है मन छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। सी ऑप्शन है प्रतिभाशाली छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तम शिक्षा के लिए, एक अच्छा एजुकेशन के लिए प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप शिक्षा होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबों को समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और समान तरीके से सबों के साथ क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहा जा रहा है? अध्यापक होने के नाते छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? इफ यू आर अ टीचर एंड, अगर आप एक शिक्षक हैं और छात्रों को आप होमवर्क कराना चाहते हैं और वो भी टाइमली करवाना चाहते हैं, समय से करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कौन सा उपाय करेंगे? कई बार क्या होता है बच्चे, आप मान लीजिए आज होमवर्क दिए हैं, कल बच्चों को दिखाना है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो नहीं बना करके आते हैं। कई बच्चे हैं कि वो बहाना भी बनाते हैं, कई बच्चे हैं सही में रीजन बताते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं कि वो बहाना बनाते हैं। तो आप बच्चा से समय से उसको अपना गृह कार्य कंप्लीट कराना चाहते हैं, उनको समय से गृह कार्य कंप्लीट करवाना है, तो आप कौन सा उपाय करेंगे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या कहा जा रहा है? छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे। ऑप्शन नंबर सी है गृह कार्य के महत्व को बताएंगे। और ऑप्शन नंबर डी है छात्र की सहायता करेंगे। तो इसमें जो सही और करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार गृह कार्य देंगे। छात्र के पास जिस प्रकार का एबिलिटी होगा उसी प्रकार से उनको क्या मिलना चाहिए? गृह कार्य मिलना चाहिए। मान लीजिए आप जिस विषय के बारे में पढ़ाए हैं और उसको ना दे करके आप किसी और विषय पर उनको होमवर्क देते हैं, तो छात्र क्या उनको कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चे को आप बताए हैं, बच्चे को जो जानकारी दिया गया है उसी से संबंधित उनको गृह कार्य या फिर होमवर्क दिया जाए तो बच्चा उनको आसानी से कर सकता है। और उनके अनुसार हमारा जो ऑप्शन होगा सही, वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके विचार से शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? क्या आवश्यक है? शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए क्या आवश्यक है? उसका स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए देखते हैं, विद्यालय को पूरी सुविधा प्रदान करना। बी में है अध्यापक को उच्च वेतनमान देना। और सी ऑप्शन है छात्र अभिभावक अध्यापक संबंध को सुदृढ़ करना। और डी ऑप्शन है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। तो शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होना चाहिए? उसमें छात्र अभिभावक और अध्यापक के बीच एक अच्छा संबंध, दोनों के बीच में स्टूडेंट टीचर और टीचर प्लस पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। दोनों के बीच में जो अंतर संबंध है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो दोनों के बीच में जो आपसी समझदारी है वो अच्छा होना चाहिए। तभी जो बच्चा का डेवलपमेंट है वो अच्छा से हो पाएगा। बच्चा के बारे में जब पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होगा और पेरेंट्स जब बच्चे पर ध्यान देंगे तो बच्चा निश्चित ही अच्छा करेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? आपकी राय में अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर? एक अच्छा अध्यापक का जो महत्वपूर्ण गुण है, जो क्वालिटीज है, वो क्या होना चाहिए? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है देश प्रेम, बी है खेल भावना, सी है विद्वता और ऑप्शन नंबर डी क्या कहा जा रहा है? वो है
व्यावसायिक निष्ठा। तो एक अध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण गुण है, उसमें क्या होना चाहिए, व्यावसायिक निष्ठा होना चाहिए, उसमें काम के प्रति उसमें लगनता होना चाहिए, उसके प्रति उसको क्या होना चाहिए, पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। एक शिक्षक का काम है उसको अपना कार्य जो भी उनको दिया गया है उसको अच्छा से करना, अपना जो उसका क्या है, उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भली भांति संपूर्ण करना, और वो भी बिना किसी प्रकार का क्या, बिना किसी प्रकार का उसको क्या, वो कोई भी छल कपट या फिर किसी प्रकार का उसको अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मीन्स निस्वार्थ होकर के उसको क्या करना चाहिए, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहा जा रहा है, कक्षा शिक्षण तब तक अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, कक्षा में जो क्लासरूम का जो टीचिंग है वो तब तक अच्छा होता है जब कक्षा में सभी छात्र होते हैं। तो कैसे होते हैं, जब कक्षा में शिक्षक कैसे टीचर और बच्चे, अगर मान लिया जाए कक्षा में जो स्टूडेंट्स हैं वो शांत नहीं रहेंगे तो क्या वो क्लासरूम का जो टीचिंग कार्य है, जो शिक्षण का काम है, वो क्या एक अच्छा तरीके से संपन्न हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो एक शिक्षण कक्षा में क्लासरूम टीचिंग अच्छा होता है कब, ऑप्शन देखेंगे, चुपचाप शांत बैठे रहने से, प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो, सी है अध्यापक की हर बात लिख लेते हो, और डी है साफ सुथरे और स्कूल ड्रेस में हो। तो कब एक क्लासरूम टीचिंग अच्छा हो पाएगा, जब बच्चे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जब क्या करेंगे, टीचर से प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और उत्तर भी उसको अपना जो उसके जो प्रश्न है उस पर अपना विचार देंगे। मीन्स खुद से उस पर सोचने समझने की जो प्रक्रिया है वो खुद से डेवलप करेंगे, उसका उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, एक अच्छा क्लासरूम टीचिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी उसके अनुसार क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 क्या कहा जा रहा है, अध्यापक की वे विधियां जो कारणों व उनके परिणामों के संबंधों की खोज करती हैं होती हैं, वो क्या होती है। ऑप्शन विकासात्मक, बी है तुलनात्मक, सी है उपचारात्मक, और डी ऑप्शन है वो प्रयोगात्मक। मीन्स क्रियाकलाप करके, एक्टिविटी। तो अध्यापक की वो विधि जो उन कारणों व उनके परिणामों के संबंध की खोज करती है, तो वो क्या है, प्रयोग करेंगे, खोज करेंगे, तभी जो हमारा शिक्षण विधि है वो एक प्रकार से क्या, वो अस्थाई हो जाएगा। अगर हम कोई भी चीज को खोजते हैं और उससे हम सीखते हैं तो खोजने से हमारा जो ज्ञान है वो परमानेंट हो जाएगा। मीन्स वो दोबारा कभी भूलेंगे नहीं, वो अस्थाई हमारा मस्तिष्क पर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कहा जा रहा है, बच्चों के वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां कैसी होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन ए में है चहुमुखी हो जाती है, बी में है सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, डी में है अपेक्षाकृत अनियमित दिशा एवं अग्रसर होती है, और डी में है प्रकृति में संख्या में पहले से समान रहती है या पहले के समान रहती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चहुमुखी हो जाती है। मीन्स सभी क्षेत्र में उनका जो विकास है या शिक्षण की जो प्रक्रिया वो क्या हो जाती है, वो विकास होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 क्या कहा जा रहा है, नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। नवोदय विद्यालय क्यों प्रारंभ किया गया है, क्यों स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन ए देखते हैं, ग्रामीण बच्चों के लिए, बी है गरीब बच्चों के लिए,
सी है मंदबुद्धि बच्चों के लिए और डी है प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। तो ये जो नवोदय विद्यालय है जो एनवीएस है, इस विद्यालय का स्टार्ट क्यों किया गया है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं वो बच्चे को वहां पर उनका प्रतिभा को और भी विकसित किया जाए, उसके लिए ये किया गया है। उसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहा जा रहा है, एक बालक जो संतुलन, सुथरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता हो तो वह सूचक है बालक की। एक बालक है जो क्या करता है, संतुलन, सुथरेपन, स्वच्छता मतलब साफ सफाई में वो क्या करता है, उसका पूरा पालन करता है, तो यह किसका सूचक देता है, उस बालक का। ऑप्शन ए है रुचि का, बी में है अभिवृत्ति का, और ऑप्शन नंबर सी क्या कहा जा रहा है, वो है प्रशंसा का, और डी ऑप्शन है मूल्य का। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा का इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहा जा रहा है, अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब, एक अध्यापक, एक टीचर कक्षा में, एक क्लासरूम में पढ़ाने में उसको ज्यादा खुशी तब मिलती है जब क्या, ऑप्शन देखते हैं, सभी विद्यार्थी शांत होकर ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं, बी ऑप्शन है शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते रहते हैं, बी है, सी ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने पर अपनी कॉपियों में लिखते हैं, और डी ऑप्शन है एक दूसरे छात्र से पूछकर लिखते हैं। तब प्रश्न यहाँ पर अध्यापक कब प्रश्न रहेगा, उसको खुशी कब होगी, जब बच्चे शिक्षण के दौरान हमेशा पूछते रहेंगे। वो शिक्षण के जब वो बच्चे हमेशा अगर प्रश्न पूछते रहेंगे तो टीचर वो कैसे बता पाएंगे, तो हमेशा नहीं पूछते रहना चाहिए, जहां नहीं समझ में आता है वहीं पर। तो ये नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने पर अपनी कॉपियों में लिखते रहेंगे, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है एक दूसरे छात्र से पूछकर लिखते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो बच्चे अब खुद कैसे सीख पाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा फाइनली जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी विद्यार्थी शांत होकर अगर टीचर की बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो शिक्षक को भी खुशी होगी, और जो शिक्षक बातों को, शिक्षक के जो बात है वो बच्चे सुन रहे हैं वो भी आसानी से उनकी बातों को समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा जा रहा है, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। विचार संप्रेषण मतलब अपना जो भी थॉट है उसको आदान प्रदान करने के लिए, उसको एक दूसरे से क्या करने के लिए, लेन देन करने के लिए, उसको आदान प्रदान एक दूसरे से कन्वर्सन करने के लिए, कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, तो वो किस पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन है कक्षा की अंतः क्रियाओं पर, बी में है अध्यापक की भाषण कला पर, और सी ऑप्शन है विषय की कठिनाई पर, और डी ऑप्शन है छात्रों की योग्यता पर। तो कक्षा में विचार संप्रेषण किस पर निर्भर करेगा, वो है कक्षा की अंतः क्रियाओं पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाए, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए आवश्यक है। कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी बालक वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, स्वाध्याय करे, वो अपना सेल्फ स्टडी करे, उसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों में रुचि जागृत करना, बी में है कक्षा कार्य अधिक देना, सी में है गृह कार्य अधिक देना, और डी ऑप्शन है लेखन कार्य अधिक करवाया जाए। तो कैसे एक बालक में या फिर एक विद्यार्थी में क्या वो अधिक से अधिक वो खुद से सेल्फ स्टडी करे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसको सेल्फ स्टडी करने के लिए क्या करना होगा, उसके अंदर रुचि उत्पन्न करना होगा, इंटरेस्ट जगाना होगा, तभी बच्चा वो खुद से ज्यादा स्वाध्याय करेगा, खुद से ज्यादा अध्ययन करेगा, खुद से ज्यादा रीड करेगा, पढ़ेगा, और उसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट
आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 क्या कहा जा रहा है? नवोदय विद्यालय में बालकों को प्रवेश दिया जाता है। इससे पहले हमने और एक नवोदय विद्यालय से प्रश्न देखा था। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नवोदय जो विद्यालय है इसमें जो बालक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रवेश दिया जाता है। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। कक्षा तृतीय से, क्या उसको 3 क्लास में उनका, आप सभी को पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, वहां पर अपना दाखिला लेने के लिए क्या वहां पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। वहां पर आपको क्या परीक्षा देना होगा, सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा वहां पर प्रवेश पाने के लिए, वहां अपना नामांकन करवाने के लिए। तो वहां पर कौन सा कक्षा में क्या होता है, वहां पर एडमिशन लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नवोदय विद्यालय है वहां पर कक्षा 6 से मीन्स क्लास 6 से वहां पर बच्चों का क्या करवाया जाता है, एडमिशन लिया जाता है, उनका नामांकन लिया जाता है। तो नामांकन लेने के लिए नवोदय विद्यालय में आपको कौन सा कक्षा में लिया जाएगा, कक्षा 6 में, क्लास 6 से आपको वहां पर एडमिशन लिया जाएगा। तो यहाँ पर तृतीय से तो नहीं होगा, पंचम से भी नहीं होगा, कक्षा षष्ठम, तो ये 6 क्लास है, तो इसी से आपको एडमिशन 6 क्लास में ही लिया जाएगा, नवम से नहीं। तो कक्षा 6 में आपको प्रवेश मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन को प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कहा जा रहा है? चलिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? एनसीईआरटी का मुख्यालय क्या है उसका, चलिए देखते हैं। ऑप्शन इलाहाबाद, बी में है नई दिल्ली, सी में है चेन्नई, और डी ऑप्शन है वो क्या है, मुंबई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कहाँ है, एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फुल फॉर्म क्या होगा, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है, व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है। व्यवसाय मीन्स बिजनेस क्या ओरिएंटेड जो एजुकेशन है उसका क्या मीनिंग है। शिक्षा से व्यवसाय मिले, बी में है शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही मिले, सी ऑप्शन है किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए, डी ऑप्शन है शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय का जानकारी हो। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा से व्यवसाय मिले। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्षीण बुद्धे बच्चों की बुद्धि लब्धि या फिर जिसको आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस, वो होती है कितना होती है। तो जो क्षीण बुद्धि है, जिसको मंद बुद्धि भी कहा जाता है, उनका इंटेलिजेंस या फिर आईक्यू कितनी होती है, 80 से 70 से 80 के मध्य, बी में है 70 से कम, सी में है 50 से कम, और डी में है 80 से 90 के मध्य। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्षीण बुद्धि वाले बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से कम होती है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 4 दिया गया है, उसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा अध्यापक की अभिवृत्ति इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि, करके मतलब लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग ये उपयोगी है कैसे। लर्निंग बाय डूइंग उपयोगी है क्योंकि यह एक अधिक रुचिकर है, कक्षा का अनुशासन बनता है, इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं, बच्चे क्रियाशील पसंद करते हैं। यस, तो लर्निंग बाय डूइंग में क्या होता है कि बच्चे वो
एक्टिविटी करते हैं, उसमें खुद से क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, खुद से काम करके उसमें सीखते हैं, तो बच्चे वो क्रियाशील रहते हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? जब भी हम पाठ्यक्रम बनाते हैं मीन्स सिलेबस का निर्माण करते हैं, सिलेबस का जब हम निर्माण करते हैं, सिलेबस को बनाते हैं, तो बनाते के जब उस सिलेबस को निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके दौरान हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। छात्रों को, बी में है शिक्षा के उद्देश्यों की, और सी में है पाठ्य पुस्तकों को, और डी में है शिक्षण विधियों को। तो पाठ्यक्रम या फिर सिलेबस बनाते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा जा रहा है? जनतंत्र के लिए शिक्षा का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए है सबके लिए शिक्षा, बी में है स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा, सी में है स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट करने की शिक्षा, और डी में है उपरोक्त सभी। तो सबके लिए शिक्षा ये भी है, जन मीन्स लोगों के लिए शिक्षा का अर्थ क्या है? तो सबके लिए शिक्षा ये तो सही है। स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा ये भी करेक्ट है। स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट करने की शिक्षा, कुछ भी बोलने की आजादी होनी चाहिए, वहां पर आपको अपना विचार प्रस्तुत करने की वहां क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये भी सही होगी। उसी प्रकार से हमारा इस जो ऑप्शन नंबर डी है, हमारा उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है? छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। ए ऑप्शन है अपने आचरण को आदर्श रखकर, बी में है अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, सी ऑप्शन है छात्रों को भयभीत करके। भयभीत करके मतलब डरा करके? बिल्कुल नहीं। छात्रों को प्रभावित करने का ये उपाय बिल्कुल नहीं कि आप हमेशा छात्रों को डरा करके रखें। उनको आप डराएंगे तो बच्चे आपसे जुड़ नहीं पाएंगे और वो सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि छात्र और टीचर के बीच में अगर अच्छा से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन की क्या बोलेंगे गैप हो जाती है, उसमें दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, तो बच्चा में भी वो अच्छा से लर्निंग नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। डी में है प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर के। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय होगा अपने आचरण को आदर्श रख करके। एक टीचर को अपना जो बिहेवियर है उसको अच्छा रखना होगा। अगर टीचर मान लिया जाए क्लास में आकर के वो छात्रों के साथ अच्छा से बिहेव नहीं कर रहा है, उनका जो शब्दों का चयन है वो सही नहीं है, या फिर टीचर स्कूल लेट से आ रहे हैं, तो बच्चे भी टीचर को देख करके क्या करेंगे? वो भी उसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि बच्चों का, छात्रों का जो आइडियल होता है वो एक टीचर होता है। वो टीचर को जैसे देखेंगे बच्चे उनको देख करके वैसे ही वो कॉपी करेंगे और वो भी वैसे ही करेंगे। तो एक टीचर होने के नाते टीचर को एकदम सभ्य होना चाहिए। टीचर को वो क्या होना चाहिए? उनको मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एक अनुशासित होना चाहिए, तभी बच्चे भी अनुशासित होंगे। तो उसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न क्या है? जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं तो कक्षा में खाली स्थान भी साथ साथ चलनी चाहिए। जब आप कक्षा में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो कक्षा में और उसके साथ क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है मौखिक विचार संप्रेषण, बी में है अशाब्दिक विचार संप्रेषण, और सी में है सरल संप्रेषण, और डी में है सभी प्रकार का संप्रेषण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अशाब्दिक संप्रेषण या फिर अशाब्दिक विचार संप्रेषण। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 30 क्या कहा जा रहा है? 30 नंबर का प्रश्न हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं।
कक्षा संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक सहायता लेता है। एक अध्यापक, एक टीचर कक्षा जो संप्रेषण है, संप्रेषण मतलब जो वार्तालाप है, बातचीत है, उसको प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है एक टीचर को? ए में है टीवी का, बी में है प्रोजेक्टर का, सी में है शिक्षण विधि का और डी में है उपरोक्त सभी का। तो कक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर को किसकी जरूरत है? प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर से जब आप किसी चीज को पढ़ा रहे हैं और उसको आप प्रोजेक्टर के मदद से आप फिगर के द्वारा भी बच्चे को बताएंगे तो क्लास का जो बच्चे क्लास के अंदर जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे, वो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेंगे। और जब आप प्रोजेक्टर की मदद से आप पढ़ाएंगे तो बच्चे और भी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। मान लीजिए आप प्लांट के बारे में या फिर ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं और ट्री का पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ ट्री, तो उसमें जड़ है, तो आप प्रोजेक्टर के मदद से जड़ है, उसमें जड़ के क्या क्या प्रकार हैं, मोटे जड़ और भी इनका जो प्रकार है, तो जब आप उसको प्रोजेक्टर के मदद से दिखाएंगे, भोजन किस प्रकार से पौधे बनाते हैं आप उसको प्रोजेक्टर से दिखाएंगे, तने का किस प्रकार से वो जमीन के अंदर से वो जल और खनिज लवण लेते हैं, अगर आप उसको प्रोजेक्टर से दिखाएंगे तो बच्चे उसमें ज्यादा रुचि लेंगे और इस प्रकार से एक क्लास क्या होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। उसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने टोटल 30 प्रश्न को देखे हैं और आप अपना अनुभव है आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास आप सबों को कैसे लगी, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ जितने भी ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो कि जेटेट एवं सीटेट का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल झारखंड वाला 99 से जरूर जुड़े रहें। जितने भी छात्र एवं छात्राएं जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप जरूर से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना तैयारी को अच्छा से करते रहिए। फिर से हम नेक्स्ट डे को एक नया और ऑथेंटिक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।